नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। और इस चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि किसी परिपथ में या किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार उसका मान आता है, हम उसकी बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि जब दो धारावाही चालक तारों के मध्य धारा प्रवाहित की जाती है तो समान दिशा में प्रवाहित करने पर उनके मध्य आकर्षण बल लगता है और विपरीत दिशा में जैसे ही हम इसको प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा को तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। और हमने ये भी देखा कि किसी लंबाई अल्पांश dl पर लगने वाला जो बल होता है वो μ0 I1 I2 dl बटा 2πd के बराबर इसका मान आया था। ये मान भी हमने कल मेजर करके देखा है। फिर मैंने ये भी कहा कि प्रति एकांक लंबाई पर इसका मान कितना आएगा, जो था df बटा dl इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बटा 2πd, यानी कि किसी भी तार के यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है किसी दूसरे वायर के कारण वो लगेगा μ0 I1 I2 बटा 2πd। और इसी सूत्र से हमने एक चीज़ और डिटरमाइन की थी जो थी अंतरराष्ट्रीय 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा की हमने बात की थी उसमें। और हमने ये कहा था कि यदि d का मान 1 मीटर हो, यानी तारों के मध्य दूरी 1 मीटर हो और I1 व I2 बराबर हो, तो यदि तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यानी कि dF अपॉन dl किसके बराबर आ जाए, μ0 अपॉन 2π के बराबर आ जाए, या फिर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर हो, तो दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। लास्ट वीडियो में हमने ये बात सीखी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करने से दूसरे तार पर जब बल लगता है तो इसी टॉपिक से हम आगे बढ़ने लगे तो एक नया टॉपिक आ गया। वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही चालक तार पर बल कितना लगेगा। यानी कि नया टॉपिक हमारा हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप या आयताकार धारावाही लूप, एक ही बात है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण दोनों का मान। हमने ये मान लिया है कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है N से S की ओर, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र मैं एक बार बल रेखाओं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस दिशा में N से S की ओर ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है। अगर मैं
इसमें एक आयताकार चुंबकीय क्षेत्र, ये आयताकार लूप की कल्पना करूं ऐसे, तो ये आयताकार लूप इस प्रकार आ जाएगा मेरे पास। इसमें अगर मैं धारा की ओर बात करूं, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये इसकी अक्ष है, रोटेशनल एक्सिस है। अगर इसमें धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या नाम, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो तो इस पर बल का मान कितना लगेगा और बल आघूर्ण कितना लगेगा। हमारे पास जो हमने कंसीडर किया है उस लूप को मैंने नाम दे दिया है ABCD। हमने ये भी देखना है कि इस लूप की प्रत्येक भुजा एक चालक के समान कार्य करती है। चालक का मतलब इसकी प्रत्येक भुजा, अगर मैं कहूँ कि इस चालक की जो लंबाई है वो तो है L, चौड़ाई है B, और साथ ही साथ एक ये भी बात देखने वाली है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए इसकी अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। चौड़ाई इसकी है B, लंबाई इसकी है L, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो आप, चौड़ाई इसकी है B, L लंबाई और B चौड़ाई का एक आयताकार लूप है। हम इसमें लिख देंगे, माना एक ABCD आयताकार लूप है जिसमें I एम्पियर की धारा वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में प्रवाहित की जा रही है। इस लूप को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रख दिया जाता है। जिसका क्षेत्रफल A चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ किसी समय थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। लूप की लंबाई L तथा चौड़ाई B है, ये भी सही बात है। लूप में जब धारा प्रवाहित की जाती है तब इसकी प्रत्येक भुजा
तब इसकी प्रत्येक भुजा इसकी एक चालक तार की तरह बिहेव करती है। तब इसकी प्रत्येक भुजा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के समान व्यवहार करती है। धारावाही चालक के समान व्यवहार करती है। एक बात तो ये, अतः लूप के प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल लगता है जिसका मान निम्न प्रकार है। एक बात तो ये देखनी है कि भुजा AB और ये जो CD है, इन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत रहेगी, क्योंकि इसमें धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत जा रही है। अर्थात दोनों ही प्रतिकर्षण वाला व्यवहार करेंगे। एक में अगर दिशा अंदर की तरफ है, दूसरे में दिशा अपने बाहर की तरफ आएगी। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की ये जो भुजा है जिसकी लंबाई B है या चौड़ाई B है, B से C की ओर धारा बह रही है और एक है D से A वाली, इसमें बह रही है D से A की ओर। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल लगे, इस भुजा पर जो बल लगेगा ना, वो एक दूसरे के लंबवत लगेगा। यानी कि अगर मैं इसको F2 कहूँ तो इसको F1 कहूँगा। ये एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत और ये भी एक दूसरे के विपरीत। अतः ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि परिमाण में भी बराबर है, दिशा एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर है। लेकिन ये F3 और F4 जो बल है, F3 और F4, ये इसको अपनी अक्ष पर घुमाने के लिए पर्याप्त रहेंगे। ये एक युग्म की तरह व्यवहार करेंगे। तो नंबर 1, भुजा AB व DC पर कार्यरत बल F1 बराबर मोड है F बराबर 2। परिमाण में दोनों बराबर है, वह एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक इसी प्रकार ये परस्पर निरस्त भी हो जाते हैं, परस्पर ये निरस्त भी हो जाते हैं। विपरीत है, अतः इनका परिणामी मान शून्य होगा। एक बात तो ये। नंबर 2 बात, भुजा CD व AB, उल्टा लिख दिया मैंने, AB ये थी ना, तो यहाँ लिखो BC इधर वाले में भुजा BC पर और CD पर ये बल लग रहे हैं F1 और F2। DA है, नॉट DC, DA। BC व DA पर जो बल लग रहे हैं, ये DA और ये BC, इस पर जो बल लग रहे हैं वो F1 और F2 है। ये लिखना है BC व DA पर। 2 नंबर है भुजा CD व AB, CD व AB पर लगने वाले बल
CD पर तो लग रहा है 4, व F3 परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में है। अतः इनका भी परिणामी मान शून्य होगा, परंतु ये बल लूप को एक बल युग्म प्रदान करेंगे। एक बल युग्म प्रदान करेंगे जिससे लूप पर एक बल आघूर्ण लगेगा, चित्र बना लेंगे साथ में। जिससे लूप पर एक बल आघूर्ण यानी टौ कार्य करेगा और लूप या आयताकार कुंडली अपने घूर्णन अक्ष पर घूम जाएगी, अब कह देंगे परिणामतः लूप पर परिणामी बल का मान तो शून्य होगा, परंतु F3 व F4 के कारण बल आघूर्ण कार्य करेगा। जिसका मान, अब आपसे कोई पूछे कि लूप पर परिणामी बल कितना है, तो परिणामी बल तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सब क्या है, 0 है, सब के सब 0 है, परंतु बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा बल का परिमाण, इसका सूत्र होता है बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का परिमाण का मतलब क्या हो गया, जैसे ये भुजा है A से B वाली, इस पर अंदर की तरफ लग रहा है बल, एक में बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये लूप घूम जाएगा इसे, और लूप घूम रहा है, इसका मतलब F3 और F4 के बीच लंबवत दूरी कितनी है। और वो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए एक नया चित्र फिर बनाते हैं। ये चित्र बना लें पहले अच्छा सा। इसमें देखेंगे F3 और F4 के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। हमने बल आघूर्ण की परिभाषा पीछे के चैप्टर में भी पढ़ रखी है। बल तथा बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो बलों के मध्य
बल का परिमाण तथा इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। चित्र बनाते हैं एक बढ़िया सा। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वो चालक तार है जो मान लो बी सी भुजा वाला है। इस पर बल इधर लग रहा है F4, इस पर बल इधर लग रहा है F3। इसको नीचे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो बलों के मध्य की दूरी आ गई। ये दूरी B है और इसके साथ बनने वाला कोण थीटा है, तो ये मान आ जाएगा B sin थीटा। M बिंदु पर क्रॉस करेगा। ये चित्र भी बना दें साथ में। ये जो दिशा है वो है B की, मैग्नेटिक फील्ड B की। यहाँ लिख देना साइन थीटा बराबर होता है लंब, ये पॉइंट था मेरे पास B, ये मेरे पास था C, तो MB बट्टा कर्ण होता है CB या BC। तो MB यानी जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी बराबर MB, तो MB का मान आ गया इस सूत्र से CB साइन थीटा, CB साइन थीटा। तो लंबवत दूरी की जगह आ जाएगा CB साइन थीटा। CB का मान कितना है B, तो MB का मान आ गया B साइन थीटा। चित्र से ही पता चल रहा है, तो हम सीधा लिख देंगे चित्रानुसार टाउ इज इक्वल टू बल कोई सा F मान लो, F3 और F4 तो बराबर है, इनटू आ गया B साइन थीटा। आप याद करो L लंबाई का चालक तार है, क्योंकि ये वाला जो चालक तार है इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसी पे तो बल लग रहा है। जो भुजा हमारे पास ऐसे लंबवत है C से D की ओर, उसी पे तो बल लग रहा है। एक लग रहा है B से A वाली पे, तो इनकी लंबाइयां तो L थी, तो L लंबाई के चालक तार में अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो ILB साइन थीटा, क्योंकि ये तार लंबवत रहता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए साइन थीटा का मान 1, साइन 90 का मान 1। तो इस F का मान तो आ गया ILB और आगे अपने पास पड़ा है B साइन थीटा। कहने का मतलब बल आघूर्ण टाउ बराबर आ गया ILB कैपिटल B साइन थीटा। कैपिटल B है चुंबकीय क्षेत्र, B है चौड़ाई, L है लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो IAB साइन थीटा। ये हमारे पास लूप के लिए बल आघूर्ण का मान आ गया। अब अपन लिख देते हैं कि यदि लूप में n फेरे हों, ये सारा लिख देना साइड में, इस बल इसके नीचे लिखना है ये सारा का सारा डायग्राम सहित। फिर उसके बाद अपने पास आता है इसको एक्सटेंड और कर देते हैं थोड़ा सा। यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि लूप में या कुंडली में एक ही बात, कैपिटल N फेरे हो तो बल आघूर्ण टाउ बराबर या जाएगा NI AB साइन थीटा। और ये भी याद रखो NIA का मान होता है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, और ये आ जाएगा B साइन थीटा। यानी कि आगे कोष्टक में लिख सकते हो आप, सिंस कैपिटल M यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका मान मेरे पास आता है NIA चुंबकीय बल आघूर्ण,
चुंबकीय आघूर्ण m का मान होता है ये, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है NIA। इसका मतलब ये मान, अब इसको सदिश रूप में और लिख दो, m क्रॉस b। ये मान मेरे पास आ गया किसी लूप पर बल आघूर्ण का मान। अर्थात किसी लूप पर बल आघूर्ण का अगर मान ज्ञात करना है तो उसका मान होता है mb साइन थीटा। कितना मान होता है? mb साइन थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, किसी समय क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर 0 डिग्री का कोण बने तो बल आघूर्ण का मान 0 आ जाता है। अगला अपना जो टॉपिक है वो रहेगा धारामापी। क्या रहेगा? धारामापी। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपना जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पे है, कैसी इसकी वर्किंग है, ये सारी हम पढ़ेंगे। मेरे पास इससे संबंधित इसके कॉइल्स के इंटर वाले पावर भी हैं, वैल्यूज़ भी हैं सारे के सारे। कॉइल कहाँ लगी हुई है, इसमें कॉइल किस प्रकार रोटेट करेगी, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है हमारे सिलेबस वाला। वैसे तो गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का है, एक तो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी, एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, चल चुंबक धारामापी। दो प्रकार के गैल्वेनोमीटर होते हैं, मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट। जिसमें मूविंग कॉइल वाला पढ़ेंगे, और मूविंग कॉइल में भी फिर दो प्रकार का आ जाता है, एक आ जाता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक आ जाता है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिसमें हम सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई कुंडली के हिसाब से पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर किस प्रकार होगा। पिवोटेड यदि कॉइल को पिवोट कर दो, 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स कर दो, तब इसका मान कितना आता है, किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा गैल्वेनोमीटर।